जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज में। हम 8th क्लास की हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 6th क्लास 7th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट है। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत कुछ चल रहा है, आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैप्टर 9 करना है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पिछले अध्यायों में हम क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं ये यहाँ पर लिखा है। रियासतों के बारे में देख चुके हैं, अंग्रेजों ने कैसा कब्जा किया था। शासक संस्थाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में हमने देखा। शैक्षणिक यानी शिक्षा में क्या क्या कैसे कैसे बदलाव हुए, महिलाओं की स्थिति कैसी हुई, जाति व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। उन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा जो महिलाओं और जाति व्यवस्था पर चोट कर रही थी, चाहे वह राजा राम मोहन राय से लेकर हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तक पढ़ा। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार पढ़े, हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा और फिर हमने उद्योगों के बारे में भी पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है अपना जो 1870 से 1947 तक आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो आपके जान पहचान में हो। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो यह बड़ा प्रश्न है कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता है, हम भारत के लोग। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। कई बार कहा भी जाता है भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, भारत यहाँ बसने वाले लोग हैं, भारत यहाँ की संस्कृति है, भारत यहाँ की विविधता है। भारत सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है। यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारत का नहीं हो सकता। यानी कोई और नियंत्रण कर रहा है तो भारत भारतीयों का कैसे हो सकता है? हम अपने हिसाब से अपने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे फिर एक बार बता दूँ, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ हिस्ट्री में लिखना नहीं है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ये टेक्स्ट, एस्से और इंटरव्यू अन्य कई जगह पर काम आएगी, तो अपने दिमाग को डेवलप करते रहिएगा। यह चेतना 1850 के बाद बनी राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। कुछ भी शुरू होता है तो कुछ मुट्ठी भर लोग उसको शुरू करते हैं, कई बार तो एक दो व्यक्ति शुरू करते हैं, बात को काफिला बन जाता है। यहाँ भी जो बागडोर स्टार्टिंग में संभाली गई वह पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी जानते थे, शिक्षित थे, वो समझते थे समस्याएं कहाँ हैं। वह वकील भी थे कई, तो उन्हें पता था कि अंग्रेज कर क्या रहे थे, तो उन्होंने शुरुआत की। चाहे पूना सार्वजनिक सभा हो, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे मद्रास महाजन सभा हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये आदि प्रमुख संगठन बने। कांग्रेस से पहले सारे संगठन बन गए थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। ये कब और बनी और किसने इसकी स्थापना की, किसने इस्टेब्लिश किया, इसका मैंने 10 मिनट सीरीज एक वीडियो पढ़ा होगा, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। 10 मिनट में कई चीज़ें कराई गई हैं और उसको नोट्स वैसे ही बना लेना जैसे मैंने उसमें कराया है। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सब लोगों का या सभी लोगों का। तो ये नाम इसलिए रखे जाते थे कि किसी को ये ना लगे कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने बनाया या पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर समुदाय के लिए बनाया गया। सार्वजनिक इसीलिए रखा गया कि सभी का है, सब अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे। अब कोई भी संगठन शुरू होता है वो एक छोटी सी जगह से शुरू होता है ना। अब मान लो ये प्यारा भारत है अपना, कोई बांग्लादेश जो अपने में ही पहले था, जिसे पूरा मिला के बंगाल बोला जाता था, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, कुछ हिस्सा असम का,
तो उसको क्या बोला जाता था, पूरा बंगाल बोला जाता था। तो वहाँ से अगर कुछ शुरू हो रहा है तो पहले तो बंगाल में ही शुरू होगा ना, फिर धीरे धीरे अन्य जगहों पर जाएगा। ऐसे कोई चीज़ महाराष्ट्र से शुरू हो रही है तो वो धीरे धीरे महाराष्ट्र के बाहर जाएगी, मद्रास में शुरू हो रही तो मद्रास के बाहर जाएगी, इलाहाबाद में शुरू हो रही तो पहले तो वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में शुरू होगी और बाद को वह पूरे भारत में जाएगी। तो वही लिखा है कि कुछ संगठन ऐसे थे खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। तो यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किसी व्यक्ति का था कि वह सिर्फ बंगाल के लिए था क्या, तो बंगाल के लिए था ये सोचकर ही गलत हो जाता है कि भाई कोई करेगा तो बंगाल के लिए थोड़ी करेगा, भारत के लिए था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो आपको दिमाग से करने होते हैं। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हैं, संप्रभु यानी बाहरी हस्तक्षेप ना हो तो हम संप्रभु मानते हैं अपने आप को। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर देश को अपने बारे में अपने निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता होती है, और वही यहाँ पर नहीं था। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में जब लॉर्ड लिटन था, जिसे लॉर्ड पता नहीं क्यों लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, और कॉपी बुक्स में भी अभी एग्जाम आते उसमें भी लिख कर आता है, क्यों लगाते हो नाम के आगे भाई। तो 1878 में लिटन था जिसने आर्म्स एक्ट पारित किया था। 1876 से 80 तक लिटन यहाँ शासन करता है और बहुत बेकार भारत के लिए वह व्यक्ति साबित होता है, क्योंकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाता है, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल मैंने बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। मतलब अगर आपकी मैगजीन या बुक में सरकार की आलोचना हो रही है तो आपकी जो मैगजीन है, बुक है, वह पब्लिश ही नहीं करने दी जाएगी, और पब्लिश हो गई तो बाहर निकलने ही नहीं दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। कई लोगों के अखबार, मैगजीन, बुक जब्त कर लिए गए। इस कानून का में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, अब आपत्तिजनक को परिभाषित कौन करेगा? आपत्तिजनक को कुछ भी कह दोगे आप कि अगर ये वर्ड है तो आपत्तिजनक, ये वर्ड है तो आपत्तिजनक। समझ में आया आपको? तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू किया। अब 1883 में था रिपन। रिपन तब भी ठीक आदमी माना जाता था, ठीक है। क्या वायसराय था? रिपन वायसराय था। इलबर्ट बिल आया। इलबर्ट बिल जो है तो भारतीयों को फायदा देने के लिए था। मतलब था क्या ये, चलो पढ़ लेते हैं। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। भारतीयों ने हंगामा नहीं किया, अब की बार ये था कि ब्रिटिशर्स हंगामा कर रहे थे। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो इलबर्ट बिल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था? जो इंडियन जज हैं, जो भारतीय न्यायाधीश हैं, वह ब्रिटिशर्स के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वह भारतीय न्यायाधीश देख कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय न्यायाधीश जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है अगर मुकदमा किसी ब्रिटिश या यूरोपीय का है तब भी। तो ब्रिटिशर्स और यूरोपीय लोगों में समस्या उत्पन्न हो गई कि हमें एक भारतीय न्यायाधीश कैसे हमारे खिलाफ मुकदमा लिख सकता है, भारतीय न्यायाधीश कैसे हम पर हमें सजा दे सकता है, ठीक है। तो ये जो इलबर्ट बिल था आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग है, ये याद नहीं रहता आपको, लगेगा हमेशा भारतीय ही मुकदमा नहीं क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट, भारतीय ही प्रोटेस्ट करते थे। ऐसा नहीं है। इलबर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें भारतीयों को फायदा पहुंचाया गया था और ब्रिटिशर्स के लिए ये खतरनाक था, तो ब्रिटिशर्स ने इस पर प्रदर्शन किया था। आपको पता हो और कौन लाया था? रिपन लाया था। कब लाया था? 1883 में लाया था। अब ये चार दे देगा, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कौन सा, एक इधर आर्म्स एक्ट दे देगा, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दे देगा और एक इलबर्ट बिल दे देगा। इसी समय दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था लिटन के समय। जब अंग्रेजों के विरुद्ध
विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। अब अंग्रेज विरोध करेंगे तब तो लेना ही पड़ेगा, वरना वो ब्रिटेन में फ़ोन कर देंगे कि भैया देखो यहाँ क्या हो रहा है। इसमें फ़ोन नहीं चलता था, लेकिन हाँ खबर पहुँचा देंगे। भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला। भारतीयों ने किस बात का विरोध किया? भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि विधेयक वापस ना लीजिए अंग्रेजों के कहने पर, क्योंकि भारतीय खुश थे कि अरे वाह, हम भी अब अंग्रेजों को सजा दे सकते हैं। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस हो गई थी, क्योंकि ये सब क्या थे, कोई महाराष्ट्र में था, कोई पुणे में था, कोई मद्रास में था, कोई कलकत्ता में था, एक जगह पर थे। पूरे भारत में एक संगठन हो ऐसा अभी नहीं बन पाया था, तो ऐसी जरूरत महसूस हो रही थी। इलबर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, वहां पूछा गया क्वेश्चन कि कहाँ हुई थी, तो बंबई में हुई थी। पहले पुणे में होनी थी, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते बंबई ट्रांसफर कर दी। ये भी ध्यान रखिएगा, बंबई सबको पता है, लेकिन पहले कहाँ होनी थी ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन लोग आरंभिक नेता थे जो इसमें जुड़ गए थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य बंबई और कलकत्ता के ही प्राय लोग थे, क्योंकि ये बड़े प्लेस थे, बड़ी जगह थी। ठीक है। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक मतलब ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों के भाषण आदि के जरिए किसी खास विचारधारा को प्रेषित कर रहा हो, प्रचार प्रसार उसका कर रहा हो। लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। कब रहे ब्रिटिश संसद के सदस्य? तो आई थिंक 1893 में इन्हें पहले व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद का सदस्य बनाया गया था। ठीक है। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। ए.ओ. ह्यूम ने ही सबको इकट्ठा किया और चीजें शुरू की। जनवरी 1886 द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, क्या लिखा कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। क्योंकि आप जानते हैं कैसे ब्रिटिशर्स फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, तो इन लोगों को पता था कि ये हमें तोड़ेंगे, कि समुदाय अलग करके या धर्म अलग करके, इसीलिए पहले ही कह दिया गया था ये किसी एक समुदाय की नहीं है। तब भी बीच बीच में अफवाहें फैलती रहती थी। ब्रिटिशर्स इस बात पे लगाते रहते थे कि भाई ये तो वकीलों की संस्था है, ये तो हिंदुओं की संस्था है, ये तो बड़े लोगों की संस्था है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी बनते। इसीलिए देखोगे आप, पहला जो 1886 में सम्मेलन हुआ उसमें हिंदू अध्यक्ष बनाया गया, 1887 में मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया, 1888 में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया और 1889 में जॉर्ज यूले को बनाया गया। यानी अलग अलग समुदायों से लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता था, जिससे उन्हें यह ना लगे कि एक ही धर्म की संस्था है। नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सबसे पहली पुस्तक थी जिसमें आर्थिक जो समस्याएं थी उनको बताया गया था, क्योंकि पॉवर्टी आप नाम से ही समझ सकते हैं। इन्होंने इसमें कहा था कि भारत से जो धन है वो बाहर जा रहा है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। बात को और भी लोगों ने इसको कहा, चाहे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों या अन्य लोग हों। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। मतलब ये कहते थे कि जो परिषद है, वायसराय परिषद, उसमें लोगों को ज़्यादा भारतीयों को भर्ती करो। जो हमारे भारतीय भर्ती हों उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार हो, उन्हें मतदान देने का अधिकार हो। तो ये सब चीज़ें उठाई थी।
भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने की बात उठाई गई। कांग्रेस का आग्रह था विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दो, ज़्यादा अधिकार दो, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन करो। कांग्रेस चाहती थी सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ये पूरा हाईलाइट है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा? कांग्रेस ने, जो कांग्रेस बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी थी, तो आप इसको पूरा रट लीजिएगा। यहाँ से याद करिए क्या क्या मांगे रखी। तो विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, ज़्यादा जगह दी जाए, नंबर एक। परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, दूसरा। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए, तीसरा। सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। पहले क्या होता था, ऊंचे पद ब्रिटिशर्स को मिलते थे और नीचे जो छोटे छोटे पद हैं वही केवल भारतीयों को मिलते थे, यानी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस थी वह ब्रिटिशर्स के हाथ में रहती थी। और सिविल सेवा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाएगी। ये इतनी चीज़ें थी जो मांग करते थे। ये लोग बहुत प्यार से मांग रखते थे, मतलब पीपीपी एक है, वो कहा जाता है कि प्रेयर और प्रोटेस्ट, और एक और है, मतलब संविधान के तहत प्यार से। इन्हें ये लगता था कि जो कंपनी यहाँ की है वह समस्या उत्पन्न कर रही है, अगर हम अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाएंगे जो लंदन में बैठी है तो हमारी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें लगता था संविधान के तरीके से। और वैसे भी कहा जाता है ना कि नया व्यक्ति है तो धीरे धीरे उसे इवॉल्व होने में समय लगेगा। तो नया कांग्रेस है, अभी एकदम से वो चालू नहीं हो जाएगी, अभी पूरे भारत में उसका परचम भी लहराया नहीं है। वो धीरे 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 शुरू करेगी, फिर जाके एक मुकाम पर पहुंचेगी। कई बार लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि ये लोग तो केवल हाथ जोड़ते थे, ठीक है। और कई बार लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, शुरुआत में आदमी इतना जल्दी थोड़ी सब हो जाता है, ठीक है। 11th में हम अच्छे से पढ़ेंगे, 12th में। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी। अब नस्लवाद कहाँ से आ गया? क्योंकि आप देखेंगे सफ़ेद और काला, गोरा और श्यामला वो सब अंग्रेज चलाते थे कि अंग्रेज गोरे थे, तो वह भी नस्लवाद चल रहा था जब तक, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां गोरे अफसर को ही दी जाती थी। जो मैंने बोला ऊपर की जो पद हैं डिसीजन मेकिंग वाले, वह इनके हाथ में थे, वही सत्ता इनके हाथ में थी। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, सकते लिखा देखो, नहीं दिए जा सकते, यानी उनके अंदर क्षमताएं नहीं है, उनके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा इन्हें लगता था। अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, और इनको जो वेतन मिलता था उसको ब्रिटेन भेज देते थे। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और दुबई में लोग, हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा हमारे यहाँ भेजते हैं। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। यह भी शुरुआती दिनों में जो कांग्रेस थी 1885 से लेकर 1900 तक, वहाँ ये भी मांग की गई थी। जो 1993 का 1993 का एक्ट आया था, उससे पहले ये मांगे हो रही थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से आप अलग करें। ये सीधे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे कांग्रेस शुरुआती चरणों में उठाती थी? तो ऊपर मैंने बता दिया, ये वाली, ठीक है, ये सब, ये पूरी। और एक मांग यहाँ पर उसने लिखी है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ठीक है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता हो। ये सब शुरुआती चरणों में उठाई जाती थी मांगे। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए, ध्यान रखिएगा, आर्थिक मुद्दे भी उठाए गए। उसका कहना था ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। कांग्रेस की मांग थी लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों की कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे बर्ताव और भारतीय कामों में दखलंदाजी देने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी, बल्कि सबकी बात वो कर रही थी। आपने देखा वन प्रशासन में, मतलब वनवासियों की भी बात कर ली, आदिवासियों की भी बात कर ली, जो बाहर गए हैं काम करने,
उनकी भी बात कर ली, आर्थिक मुद्दे भी बात कर ले, किसानों की भी बात कर ली। समझ रहे हो आप? तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस किस की बात की थी शुरुआती चरणों में। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भी भेजे। मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि इन्हें ये भी लगता था कि ये स्वतंत्रता व न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। इसलिए वे भारतीयों को न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे और लिहाजा कांग्रेस का मानना था सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी इन्हें यह लगता था कि यहाँ की जो कंपनी है वह समस्या प्रदान कर रही है। अगर हम ब्रिटिशर्स को यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि लंदन में जो सत्ता बैठी है उसको हम अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ देखो क्या हो रहा है, तो वह हमारी बातों को मानेगी। सोने की चाह में दिनसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता थे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। दिनसा वाचा कांग्रेस में थे। इन्होंने 1887 में नौरोजी को संबंधित करते हुए एक पत्र लिखा। क्या लिखा उसमें? आजकल फिरोज शाह मेहता अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। मतलब ये दिखाया जा रहा है इसको लिखकर कि थोड़ा सा सीरियसनेस कुछ लोगों में कम भी थी शायद। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तिलक जी ने। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। जो मैंने ऊपर बोला, ये लोग प्रेयर करते थे हाथ जोड़कर कि ये ऐसा लगता था कि सरकार जो है वो हमारे लिए सोचेगी, बस कंपनी नहीं सोच रही। सरकार तक बातें पहुंचाओ, संवैधानिक तरीके से पहुंचाओ। जबकि दूसरे लोग थे जो कहते थे देखो संवैधानिक तरीके से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा संविधान से इतर भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा का दो हाथ करने पड़ेंगे, अगर सही हिंदी में बोलूँ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको आलोचना करते थे कि आप लोग तो बस हाथ जोड़ के खड़े हो, ऐसे थोड़ी होगा, अपने हक को मांगो। तो बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में, बंगाल में थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक थे पंजाब महाराष्ट्र में, और लाला लाजपत राय जी थे पंजाब में। तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है। ये ऐसे नेता थे जो थोड़ा सा अग्रेसिव थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के नरमपंथियों की आलोचना की। नरमपंथी कौन? जो पहले थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरमपंथी, मतलब निवेदन की राजनीति की भैया ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और ये लोग कहते थे इतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव रहो। आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर देते थे। कौन लोग? नरमपंथी। उनका कहना था लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करो। मतलब हाथ जोड़ के मत खड़े रहो कि सरकार देगी, बल्कि अपने ऊपर भरोसा करो कि हम लेकर रहेंगे। ठीक है। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय था करजन, इसने बंगाल विभाजन कर दिया था। क्यों कर दिया था? जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा अपना बंगाल होता था। इधर कम्युनिटी जो थी, इधर ज़्यादा मुस्लिम थी, इधर ज़्यादा हिंदू थी। तो ये कह तो रहे थे कि हमने इसलिए किया क्योंकि बड़ा प्रदेश था, प्रशासनिक स्तर पर हमें समस्याएं हो रही थी, इसलिए दो प्रशासनिक प्रांतों में हमने डिवाइड कर दिया। जबकि असल बात क्या थी? हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास था इनका, दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास था इनका। ठीक है, तभी प्रोटेस्ट भी हुआ। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, निसंदेह प्रांत था, लेकिन डिवाइड क्यों किया गया? इसलिए नहीं कि बड़ा प्रांत था, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग किया जा सके। बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा किया गया है, परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? क्वेश्चन ये जो एनसीईआरटी में हुआ करे, इस पर ध्यान दिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने पूर्वी बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अधिकतर जो नेता
उठ रहे थे इस समय वो बंगाल के ज़्यादातर थे। बंगाल इस मामले में आगे था और ये भी था कि बंगाल में ही सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने प्लासी का युद्ध करके राजस्व संग्रह करना शुरू किया, वहीं कब्जा करना शुरू किया था। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं को के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से आप लोग जानते हैं। आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। ये बाल गंगाधर तिलक हैं, मेज पर रखे अखबार को देखिए आप, उसमें नाम लिखा हुआ है केसरी और मराठा, ये दो इनके अखबार थे। केसरी था वो मराठी भाषा में आता था, ये भी ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी कांग्रेस में दो धड़े हो गए। एक धड़ा था जो कह रहा था कि बंगाल की प्रॉब्लम है, बंगाल विभाजन है, तो बंगाल में ही चीज़ें रखो, बंगाल में ही प्रोटेस्ट करो। ठीक है, ये कौन थे? वही नरमपंथी लोग, शुरुआत वाले। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग जो थोड़ा अग्रेसिव थे, वह क्या कह रहे थे? सिर्फ बंगाल में मत करो, पूरे भारत में इसका करो, क्योंकि केवल बंगाल में करोगे पुलिस आएगी, बंद कर देगी, खत्म कहानी। जब पूरे भारत में होगा तो थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, विदेशों की भी नज़र होगी इस पर। तो कभी भी कोई आंदोलन होता है तो वह बड़े तरीके से किया जाता है, ऐसी जगह पर किया जाता है जिसको ग्लोबली चीज़ें दिखें। मतलब जब विदेशों को भी चीज़ें दिखती है ना, तो सरकार पर या जो भी उस समय सत्ता पे होता है, ब्रिटिशर्स थे, उन पर थोड़ा सा दबाव आता है। लोग विदेशों में बातें करते हैं कि देखो यहाँ क्या हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने, ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। इसीलिए इसका नाम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहा गया। क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। क्या आया था इस पे? ये क्वेश्चन स्वदेशी और बहिष्कार पर ऑलरेडी 2024 में आ चुका है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, जो मैंने बताया, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक जैसे लोग। कहा भी जाता है बाल लाल पाल। तीनों अलग अलग जगह से थे, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कौन कौन सी? 1906 में आप देखेंगे मुसलमान जमींदार नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर लिया। उन लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि वही है ना कि अलग हो जाएगा तो वहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा होगा, और इन जो विभाजन का समर्थन कर रहे हैं इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं, इसमें से कोई बड़ा नेता बन जाएगा। अभी तक क्या था, इनको बड़ा नेता बनने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ये लोग सोच रहे थे मेहनत कम करें, नेता बड़े बन जाएं। ठीक है, तो लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, और 1909 में ऐसा हुआ भी। 1909 में क्या हुआ था? सरकार ने मांग मान ली और परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आरक्षित कर दी गई, महत्वपूर्ण ये था कि इन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। यानी इनको हिंदू वोट ही नहीं कर सकते थे, मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट करेगा। तो भाई ये कैसा न्याय है, ये कैसा मतलब वोटिंग सिस्टम है? तो महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आरक्षित कर दी गई, समस्या इस पर थी कि सिर्फ मुस्लिम मतदाता वोट क्यों करेंगे, हिंदू मतदाता वोट क्यों नहीं करेंगे। आज आप देखो कहीं भी कोई खड़ा होता है उसको सब वोट दे सकते हैं। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच भी पैदा हो गया, और यहीं से माना जाता है कि देश को थोड़ा सा बैकफुट जाने की कहानी शुरू हुई। यहीं से माना जाता है कि मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ने की कहानी शुरू हुई। यहीं से माना जाता है कि पाकिस्तान का जो बीज था, कि पाकिस्तान 1947 में दूसरा देश बना, वो यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा मुस्लिम और हिंदुओं में भेद चालू हो गया। वरना हम 1857 में तो साथ में ही लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। लाला लाजपत राय जी आप जानते हैं, इन पर भी क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, और पहले भी आ चुका है। आर्य समाजी नेता थे, ये भी क्वेश्चन में था, पॉइंट एक। ठीक है, इन्होंने
कई किताबें लिखी हैं, कई पत्रिकाएं लिखी हैं, कई अखबारों के साथ जुड़े रहे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्सनालिटी बहुत आती है इतिहास में। यूपीएससी के पीवाईक्यू में करा रहा हूँ, आप देखिए जगह प्लेलिस्ट बनी है, पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी सब कंप्लीट, मजा आएगा आपको। 1907 में कांग्रेस टूट गई। क्यों? वही एक धड़ा जो कह रहा था सिर्फ बंगाल में रखो, एक धड़ा कह रहा था पूरे भारत में विरोध करो। तो कांग्रेस टूट गई। उनका मानना था कि बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बन गया, यानी तिलक लोग बाहर हो गए, तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। 1915 में दोनों खेमे लखनऊ में फिर से एक बार साथ बैठते हैं और तीनों लोग साथ हो जाते हैं। कांग्रेस के जो दो धड़े थे, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी, वो और मुस्लिम लीग भी यहाँ साथ हो जाती, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी पता चल गया कि भाई अलग अलग होने से हमारा ही नुकसान है, अब फायदा सिर्फ अंग्रेजों का है। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट 1915 दोनों साथ आ गए। दोनों कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस में भी दोनों साथ आ गए, नरम दल और गरम दल। फिर होम रूल आंदोलन शुरू हो गया, तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया, गांधी जी भी आ गए, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, वह सब हुआ, और फिर 1919 में फिर से एक अधिनियम पारित होकर आता है। फिर 1919 में ही एक रोलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और फिर खिलाफत आंदोलन होता है। ये सब कहानियां हम 11th-12th में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक ऊपर ऊपर की बातें हो रही हैं, जिससे आपको समझ में आया कि हिस्ट्री क्या चल रही है। ठीक है, जन राष्ट्रवाद का उदय 1919। क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहानी की तरह, जैसे मैंने सुना दिया कि होम रूल लीग हुआ, फिर रोलेट एक्ट आया, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, अधिनियम आया, फिर आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, ऐसे पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से, स्टोन एज से पहले से लेकर और 1947 तक आप ऐसे ही सुना दें कि देखो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर लोहा आया, फिर सोना आया, फिर ये हुआ, फिर वैदिक सभ्यता, फिर मौर्यकालीन, फिर मौर्योत्तर कालीन, फिर गुप्त। पूरी कहानी आपको रटी हो, आप 1 घंटे में पूरा इतिहास भारत का लिख के रख दें कि देखो ये 1947 में देश आज़ाद हो गया, अंतरिम सरकार बन गई, जय हिंद जय भारत। तब आपको माना जाएगा कि आपने सच में यूपीएससी या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की है। और हिस्ट्री ऐसे ही याद की जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी कहानी में बढ़िया से प्रयास करूँगा। ठीक है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। चाहे किसान हो, आदिवासी हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, सभी आंदोलन से जुड़ते चले गए। औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी एक्टिव हो गए। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड एंड यूनियन जो एटक थी वह बनी थी, यानी औद्योगिक मजदूर की संगठन बना। 1924 में फिर आपके कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई। ठीक है, तो अब 1919 के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग आने लगे। क्यों? 1917 में आप देखेंगे कि रूस का जो था वहाँ रूसी क्रांति हुई थी। तो 1917 में हुई रूसी क्रांति, आपने देखा 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, 1914 के आसपास ही आपकी जो टिस्को थी, टाटा स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, तो वह भी एक्टिव हो गई थी, वहाँ भी ठीक ठाक चीज़ें चल रही थी। तो मतलब ये जो समय था वह बहुत ज़्यादा चेंज वाला समय था, बहुत कुछ बदल रहा था। गांधी जी भी आ गए थे, तो वह भी एक अलग चीज़ थी। ठीक है, तो 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी आ गए। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदल दी, जो मैंने बताया अभी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय, व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सिर्फ यही नहीं था, और भी समस्याएं थी। जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, तो युद्ध होता है तो खर्चा बढ़ता है, खर्चा लाओगे कहाँ से? तो इन्होंने राजस्व बढ़ा दिया, हमारे भारतीय लोगों से ही रुपया वसूलने का प्रयास किया पूरा, कि इनसे ही वसूल लो। अब आप कितना करोगे? अब एक लिमिट होती है ना, फिर आदमी का गुस्सा बाहर आ जाता है। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में उछाल आ गया, महंगाई भी आ गई, जिंदगी मुश्किल होने लगी आम लोगों की। और दूसरी तरफ व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे टिस्को ही जो मैंने बात की, टिस्को को फायदा हो रहा था क्योंकि ये आयरन और स्टील बना रही थी, उस समय रेलवे भी बिछ रही थी। तो सबसे ज़्यादा फायदा तभी कहा जाता है कि भाग्य का क्या खेल है। भाग्य का यही खेल है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध ना होता तो टिस्को शायद इतनी ज़्यादा मुनाफे के साथ आगे नहीं बढ़ पाती। टिस्को टिस्को बन गई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ये एक फायदा रहा टिस्को के लिए। आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के कपड़े, पटरियां,
जूट के बोरे, इन सब की मांग बढ़ गई थी, तो हमारे यहाँ व्यवसाय थोड़ा सा बढ़ने लगा। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी आ गई, क्योंकि युद्ध होता, आपने अभी रूस और यूक्रेन का देखा तो गेहूं की जो आवाजाही थी वह डिस्टर्ब हुई। आपने देखा पेट्रोल डीजल डिस्टर्ब हुआ। तो आयात में हमेशा कमी होती है, निर्यात आयात में, जब युद्ध वगैरह होते हैं। हूती भी यहाँ पे यमन में विद्रोह कर रहे थे, तब भी चीज़ें बिगड़ रही थी। भारतीय उद्योग और ईरान में जो लड़ाई हुई थी इजराइल ईरान की, तब भी उसने कहा था कि मैं होर्मुज जो है जल संधि उसको बंद कर दूंगा। तो ये आयात निर्यात में जब भी देश युद्ध में होते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना में बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। अब युद्ध हो रहा है तो सिपाही भी चाहिए, तो सिपाही भर्ती और जबरदस्ती भर्ती करा जा रहा था। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। जैसे आप जानते हैं, जब दो देश या दो जगह एक ही व्यक्ति के पास होती हैं तो यहाँ से लोग वहाँ ट्रांसफ़र कर ही दिए जाते हैं। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, एक कंपनी है दिल्ली में, एक नोएडा में है। अब मुझे दिल्ली में ज़्यादा काम पड़ गया तो मैं नोएडा के कर्मचारियों को दिल्ली भेज दूंगा कि भाई जाओ हफ्ते भर काम करके आओ। तो ऐसे यहाँ हो रहा था कि इन्हें लगता था कि ये भी हमारी जगह है और हम युद्ध में हैं, तो अगर कहीं लोगों की आवश्यकता है तो भारत से भेज दो। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा से जनसंख्या में ठीक ठाक था। तो वही कर रहे थे ये। बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। अब ये जब जाता है व्यक्ति तो बहुत कुछ सीखता भी है, तभी कहा जाता है घूमो, घूमने से और ज़्यादा सीख मिलती है। 1917 में रूस क्रांति हुई, मैंने वह भी बता दिया। समाजवादी विचार आए, राष्ट्रवादियों को मतलब कम्युनिस्ट पार्टी भी एक खड़ी होने लगी। समाजवादी विचारधारा के खिलाफ लोग खड़े होने लगे और रूस क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जी का आगमन होता है 46 वर्ष की उम्र में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय पर उनकी मान्यता हो गई थी कि हाँ ये एक व्यक्ति हैं, ठीक ठाक व्यक्ति हैं, ऐसी मान्यता हो गई थी। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल सभी लोग, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के लोग भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ भी सभी लोग रहते थे, सब किससे मिले। नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की डरबन में। ठीक है। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरत, हालात को समझने में लगे रहे। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद जैसे स्थानीय आंदोलन किए उन्होंने। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद जी और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार में और वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात में, इनके साथ थे। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई मिली, जैसे रॉलेट सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। रॉलेट सत्याग्रह था क्या? तो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें कहा गया किसी को भी उठा के हम 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। लग क्यों डाल दोगे ये नहीं बताएंगे। वकील से भी नहीं मिलने देंगे। नो वकील, नो अपील, नो दलील। आज आपको कोई अरेस्ट करने आता है तो आपका अधिकार है उससे जानने का कि क्यों अरेस्ट करने आए हो, क्या आपके पास वारंट है। आपको पूछने का अधिकार है मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। आपको अपने वकील से बात करने का अधिकार है कि मुझे वकील से बात करनी है अपने। लेकिन रॉलेट एक्ट में ये सब चीज़ें नदारत थी कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। कोई भी बोलेगा आप उठा के अंदर डाल दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शैतान की करतूत इस कानून को कहा गया, निरंकुशवादी बताया गया। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 अप्रैल 1919। आज के समय में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है, इतना ज़्यादा मोबाइल है, इतना ज़्यादा सब कुछ है, तब कहा जाता है कि इस तारीख को हम इकट्ठा होंगे दिल्ली में। तब लोग नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, तब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। उस समय तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पूरे भारत में लोगों को बताया जा सके कि हम 6 अप्रैल को विरोध दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो हुआ क्या? आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था।
अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। इसी दमन का हिस्सा था। जनसंहार में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी कि भैया अपनी उपाधि अपने पास रखो, एक तरफ उपाधि देते हो और दूसरी तरफ हमारे देश में ये सब करते हो। नाइटहुड क्या है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए ये उपाधि दी जाती थी। ठीक है, ये परिसर है जहाँ आज भी आप देखेंगे कि गोलियों के निशान बने हुए हैं, कितनी गोलियां चलाई गई। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू मुसलमान अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों साथ में ही किए गए। खिलाफत का मुद्दा क्या था? 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान ब्रिटिशर्स के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था प्रथम वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो तुर्की हार गया। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। हार गया तो संधि हुई कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उसके खिलाफ यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय था वह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों पे भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि खैर छोड़िए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। कौन? मोहम्मद अली, शौकत। अभी तक इनके नाम नहीं दिखे थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। हालांकि पहली बार स्वराज शब्द कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआरदास, सिराज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों की आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश की ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, यानी ये शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे आग जल रही है और एकदम से बड़ी आग पकड़ लेगी। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले। इस तरह के रास्ते अपनाए गए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। और हमेशा अहिंसक आंदोलन ही शुरू होता है, लेकिन सामने से लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, यानी जो पुलिस है, जो व्यवस्था है, वह कैसा बर्ताव कर रही है, उसकी हिसाब से इधर से भी एक्शन का रिएक्शन हो जाता है कभी कभार। तो वही हुआ। सभी लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़े। कुछ उदाहरणों पर विचार करें। जैसे खेड़ा, गुजरात में आप देखेंगे तो पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तो खेड़ा गुजरात में क्या था? लगान के खिलाफ। तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में के भीतरी इलाकों में शराबों की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह चलाए। तो जहाँ वन थे वहाँ वन सत्याग्रह चलने लगा। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। जंगल में चराई शुल्क भी लगता था। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। उन्हें उम्मीद थी गांधी राज जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। तो किसान भी इसमें जुड़ गए थे। सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान में है, गुजरात के अपोजिट पाकिस्तान में जो हिस्सा है, मुस्लिम व्यापारी किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की।
पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो पंजाब में सिख अकाली आंदोलन क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ से ये भी जुड़ गया, क्योंकि जब साथ में होती है ना कई आंदोलन, तो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। गांधी महाराज की जय के नारे लगने शुरू हो गए। चाय बागान जो थे वहाँ भी मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफा के लिए चालू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था गांधी जी भी यही चाहते हैं। बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का एक गान किया जाने लगा, मतलब गांधी जी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था अब गांधी जी आ गए हैं। और कहानियाँ भी सुनी थी कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया। कुछ लोग तो ऐसे उनका चित्र भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा है। कृष्ण के सारथी बने हैं, कृष्ण जैसे बने थे, और भारत माता का रथ खींच रहे हैं। जनता के महात्मा, उन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। किसानों को लगता था गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। मतलब सबको कुछ ना कुछ अपनी अपनी उम्मीदें थी गांधी जी से। ठीक है, 1922 से 1929 की घटनाएं देख लेते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1920 में जब चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा मतलब पुलिस थाने पर हमला कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, तो अचानक असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अहिंसा से काम करो ना कि हिंसा से। 22 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। आप सोच रहे हो, तभी तो मैंने कहा शांतिपूर्ण अहिंसा के साथ चालू होता है, लेकिन आंदोलन बाद को हिंसक हो जाता है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है सही ना हो, गोली चला दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। कुछ लोग गांधी जी के इस जो काम है ऐसा कि वापस ले लो धरना प्रदर्शन, वापस ले लो आंदोलन, वापस ले लो, इसकी काफ़ी आलोचना करते थे और करते हैं भी। असहयोग आंदोलन वापस होगा तब भी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग कहेंगे क्या गांधी जी क्यों वापस ले लेते हो, एक पीक पे पहुंचती है चीज़ें। और आप अंततः गांधी जी को भी यही कहना पड़ा 1942 में, करो या मरो। अहिंसा लास्ट में खत्म ही हुई, अंत में हिंसा से ही चीज़ें सुधरी। लेकिन वह एक समय होता है कि कब हिंसा करनी है कब अहिंसा। जब पक जाती हैं चीज़ें तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है अहिंसा ज़्यादा जरूरी थी, तो गांधी जी जैसे ही हिंसा होती थी गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते थे। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया जाए। कौन कौन? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी बनाई इन्होंने और चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चुनाव लड़ा जाए। 20 के दशक के मध्य में गांव के किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हो गया, क्योंकि अब देखो आप 1906-07 अगर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन देखें, वहाँ से लेकर कहानी शुरू ही है, बंद नहीं हुई। वह हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद होम रूल हुआ, फिर रॉलेट एक्ट हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहा, और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश आज़ाद करा लिया गया। इस समय मैंने बोला 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई थी। हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 1925 में आ गया था। ऐसी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घट गईं। इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। कम्युनिस्ट पार्टी अलग सोच रखती थी, आरएसएस अलग सोच रखती थी। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह जी भी एक्टिव हो गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग भी एक्टिव हो गए थे। ठीक है, साइमन भी आ गया था 1927 में। साइमन में क्या था, जितने लोग थे वह सब ब्रिटिशर्स थे। तो यही कहा जाता था कि भाई हमारे बारे में चिंता करना हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारे बारे में सोचना, हमारे लोगों के बारे में सोचना हम लोगों को चाहिए, ना कि आपको। हम पर कैसा क्या होगा, शासन चलेगा नहीं चलेगा, वो सब तुम कैसे डिसाइड करोगे। मतलब कोई भारतीय प्रतिनिधि भी उसमें होना चाहिए था। ये लोग ऐसा मांग कर रहे थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया 1929 दिसंबर लाहौर में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस भी पहला मनाया गया। ये क्वेश्चन भी समीक्षा अधिकारी में आया था कि पूर्ण स्वराज कहाँ पारित हुआ, तो लाहौर में
जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। ये पूरा हाईलाइट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे लाहौर में 1929 में, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद बाहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थोड़ा सा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के को मानने वाले थे। वैसे भी युवा थे, युवा के अंदर जोश ज़्यादा होता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इससे पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। सोशलिस्ट वर्ड बाद में जोड़ दिया गया 1928 में, ठीक है। लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई, तो सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की इन लोगों ने हत्या कर दी, क्योंकि वही इसका जिम्मेदार था, ठीक है। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह जी ने 8 अप्रैल 1929 को विधान परिषद में बम फेंका। बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने पर्चे में कहा कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है, क्योंकि बहरे सुन नहीं पा रहे, क्योंकि सरकारें सुनती नहीं हैं। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी चढ़ा दिया जाता है। भगत सिंह उस समय सिर्फ 23 साल के थे, सिर्फ 23 साल। सोचो, हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि हम नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, एटलीस्ट नमक तो खाने दो लोगों को, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। अमीर गरीब के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, सब खाते हैं, हर समुदाय के लोग खाते हैं, और सबसे बेसिक ज़रूरतों में से एक है नमक। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर डांडी तक पैदल चलकर गए। उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए सार्वजनिक रूप से इसका उल्लंघन किया, ठीक है। मतलब ये दिखाया कि देखो हम तुम्हारी बात नहीं मानते। 6 अप्रैल 1930 की बात है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई, नाम याद रखिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा, वृद्ध, अकेली, विवाहित, ग्रामीण, शहरी, सभी तरीके की महिलाएं आंदोलन में शामिल थीं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगीं, उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई, पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। सोचो, उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। लेकिन लोगों को सिर्फ 2-4 नाम ही याद रहते हैं, ऐसे लोगों का भी नाम याद रखना चाहिए। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। मतलब कह रहे थे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से घर में रहिए। लेकिन सरोजनी नायडू जी ने इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि हम आंदोलन में नहीं जाएंगे। सरोजनी नायडू जी ने कहा कि हम भी चलेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। शांतिप्रिय सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। एक धरसना नाम की जगह थी, वहाँ पर थोड़ा सा हिंसक हो गया था मामला। बहुत ज़्यादा जातीय ज्यादती की गई थी लोगों के साथ, ठीक है। तो यह याद रखिएगा नाम। महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते 1935 के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव में परिणाम आने पर कांग्रेस को 11 में से 7 सीटें प्राप्त हुई, यानी 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बन गई कांग्रेस की। प्रांतीय स्तरों पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद को तैयार थे, क्योंकि दूसरी तरफ हिटलर था। तो कहा जाता है कि दो बेकार लोग लड़ रहे हैं तो आप किसकी तरफ होंगे, तो कम बेकार जो है उसकी तरफ कहा जाता है रह सकते हैं, या जिससे हमें मतलब ज़्यादा हो, जिससे हमें फ़ायदा हो उसकी तरफ रहेंगे। वे चाहते थे युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। मतलब क्या कहानी हुई, सरकार बनी कब, 1937 में, ठीक है। 11 में से 7 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1939 में कहा गया कि भाई हमें सरकार बनाने देना, हमें स्वतंत्र कर देना, तो हम आपका साथ देंगे। उन्होंने नहीं माना ब्रिटिशर ने, तो उन्होंने 1939 में सरकारों से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते रहें। करो या मरो, लास्ट में गांधी जी ने भी कह दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद भी आंदोलन फैलता रहा। मतलब ये अंतिम आंदोलन था कि अब तो करो या मरो वाली ही सिचुएशन है। किसान युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। संचार और सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर दिया। जैसे आपने सुना होगा सतारा में सरकार का गठन कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही और भी जगह थी जहां सरकार बना दी गई थी कि उस क्षेत्र में अब हमारी सरकार चलेगी, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। उन्हें लगा हर बार की तरह इस बार भी मतलब थोड़ा सख्ती अपनाएंगे और चीज़ें सुधर जाएंगी। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भीड़ भर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, यानी पाकिस्तान की तरफ वाला क्षेत्र और बांग्लादेश वाला क्षेत्र। प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं था, परंतु मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। तो ऐसी मांग क्यों की, ये माना जाए। सुभाष चंद्र बोस जी भी इस समय काम ठीक कर रहे थे। 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर उन्होंने, हालांकि गांधी जी को राष्ट्रपिता का सम्मान करते थे, इंडियन नेशनल आर्मी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका गठन 1944 में इन्होंने ही किया था। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों को अभी हाथ होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा जगह पर सरकार नहीं बना पाई थी। मुसलमान अल्पसंख्यक थे। किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ती थी। लीग को यह भी भय था, निभानी पड़ती थी नहीं, ये लोग सोचते किए थे कि हमें ऐसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, इन्हें ये भय था कि शायद हमें प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। कांग्रेस ज़्यादातर जगह सरकार बना पाई थी, मुस्लिम लीग कहीं नहीं बना पाई थी, तभी और इन्हें डर था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। खान अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमी सीमांत प्रांत में थे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे इनके लोग, और ये
ठीक आदमी माने जाते थे कि ये लीग के खिलाफ थे, कि लीग जो कर रही है वो ठीक नहीं है, ये विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ठीक है। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है और कांग्रेस और लीग से बातचीत अंग्रेज शुरू कर देते हैं, लेकिन बातचीत असफल रही। भारतीय मुसलमान एकमात्र प्रतिनिधि माना जाता था, मतलब ये सोच रहे थे कि मुसलमानों के सब कुछ हम ही हैं, हम ही मुसलमानों के नेता हैं और कांग्रेस मुसलमानों के नेता नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए कुछ भी विचार विमर्श करना है तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिनिधि भी अगर भेजना है तो कांग्रेस नहीं भेजेगी, हम ही भेजेंगे। तो कांग्रेस कह रही थी ऐसा थोड़ी है, तुम मुस्लिम लीग मुस्लिमों के समर्थन से बनना चाहते हो, तुम मुस्लिमों की बात करते हो, हम मुसलमान हिंदू की बात थोड़ी करते। कांग्रेस कहती थी हम तो पूरे भारत की बात करते हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। 1946 में थोड़ा सा मुस्लिम लीग को ज़्यादा सफलता मिल गई, तो और ये हवा में उड़ने लगे। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थी। ये लाइन ध्यान रखिएगा, दोनों ही कुछ खास जो प्रावधान थे उस पर सहमत नहीं थी। देश का विभाजन अवश्यंभावी था, मतलब मुस्लिम लीग कहती थी करो और सरकार कहती थी नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन कैबिनेट मिशन आता है। इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ये भी पूछा जाता है सीधे सीधे। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। 1947 मार्च में विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई, कई लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन भी इस हिस्सा में अकथनीय अत्याचार सहना पड़ा। कुछ लोग मूल स्थानों से बिछड़ गए, शरणार्थी बन गए कुछ लोग, और सकल सूरत भारत की बदल गई, माहौल बिल्कुल बदल गया और नए देश का जन्म होता है पाकिस्तान। और ये पीड़ा हिंसा के साथ हमारे सामने आई। कांग्रेस ने भी बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इतनी सब समस्याएं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, दंगा हो रहा था, और ये सब मतलब ऐसा मुस्लिम लीग ने कर दिया था कि मजबूरी में कांग्रेस को भी समर्थन देना पड़ा कि चलो कम से कम ठीक है। तो आज का यही था, आप क्वेश्चन आंसर कर ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।